अच्छा अच्छा, हाँ। Am I audible to all of you? हेलो। जी सर। यस सर। आज मैंने थोड़ा वॉल्यूम है ना थोड़ा कम किया है खुद का, है ना। तो मैं ये विभिन्न भावों में ग्रहों को जो मैं विचरण करा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कालपुरुष की कुंडली है, और इस कुंडली में शास्त्रों में ये कहा गया है कि सर्वे भावा लगन समा, सर्वे ग्रह लगन समा और सर्वे कारका लगन समा। यानी कि मैं जिस भी चीज का विश्लेषण कर रहा हूँ, जिस भी कारक का, कारकत्व का, जिस भी भाव का, जिस भी ग्रह का विश्लेषण कर रहा हूँ या उसमें गोचर स्थापित कर रहा हूँ, चाहे मैं दशा अंतरदशा कर रहा हूँ, तो दशा अंतरदशा भी जो है ना वो लगन समा है। मान लीजिए मंगल की मेरी दशा लग रही है, तो मैं मंगल को लगन बना के और उससे दशा अंतरदशाओं के संबंध से रिजल्ट उत्पन्न करने की कोशिश करूं। तो हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है कि आपको अगर सर्वोत्तम की प्राप्ति करनी है तो तदनुसार उसको आप लगन में परिवर्तित करके उसका विश्लेषण करें, आप सर्वोत्तम विश्लेषण कर पाएंगे। जैसे मैं अगर चाहता हूं कि मैं विवाह का विश्लेषण करूं, है ना, तो मैं विवाह की कुंडली बनाने के लिए मैं सप्तम भाव की कुंडली बना लूं, मेरा विवाह सप्तम भाव से होता है। या मैं शुक्र की कुंडली बना लूं, मेरा शुक्र जिस भाव में बैठा उसको लगन बना लूं, है ना, तो मेरे विवाह का विश्लेषण कर पाऊंगा। मैं संतान का करना चाहता हूं तो मैं पंचम भाव को बना लूं, है ना, मैं गुरु की कुंडली बना लूं और मैं उससे विश्लेषण करूं, तो मैं आराम से संतान की बात कर पाऊंगा। मैं छोटे भाई की बात करना चाहता हूं तो थड़ा उसको लगन बना लूं, मंगल को लगन बना के उसका विश्लेषण कर लूं। तो यह एक व्यवस्था है और यही सर्वोत्तम की शुरुआत है। क्योंकि अब हम इस विचरण में चल रहे हैं तो समटाइम्स जो अभी शिवाली जी ने एक वो लिखा तो मैं उससे थोड़ा प्रभावित हुआ, तो मैंने कहा ये भी चीज साथ साथ बता देनी चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा उत्तम रहेगा। तो अभी से आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ग्रह की, भाव की, जिस भी कारकत्व की है, जब हम आत्म कारक वगैरह पढ़ेंगे तो कारक को भी आप कुंडली बना सकते हो। फिर एक चीज और है, भावत भावन का एक सिद्धांत है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा कि भाव से भाव तक क्या सीमा होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट, तो इस बात को आप मन मस्तिष्क में बैठा लें कि हर भाव जो है वो लगन समा है, हर ग्रह वो लगन समा है, हर कारक लगन समा है, इवन दशा अंतरदशा भी, उसकी भी हम लगन बनाकर विश्लेषण करते हैं, और चर दिशा में तो करते ही करते हैं। ठीक है ना। तो कहने का आशय यह है कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सर्वोत्तम स्थान है, तो केंद्र का स्वामी होकर अगर केंद्र में चला जाता है तो वो बल को प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी ग्रह जिस भाव का वो स्वामी है उससे 1 4 7 10 में जाता है तो उसको शक्ति प्रदान करता है। ये जीव द्रव है, ये दिस इज फ्री व्हील है, ये यही जो है ना एक्टिव होना बहुत जरूरी है, यही ज्ञान बस्ती है ना। तो ये, तो कोई भी ग्रह अपने स्थान से अगर केंद्र में जाता है तो केंद्रीय प्रभाव देकर उस स्थान को शुभ करता है। राइट, वह ग्रह अगर अपने स्थान से त्रिकोण में जाता है, ग्रह ग्रह अपने स्थान से त्रिकोण में जाता है तो अति उत्तम करता है, अति उत्तम करता है, यानी कि उसकी फुलफिलमेंट करता है। जैसे मान लीजिए धर्म त्रिकोण में देख रहा हूं तो वो फिर धर्म त्रिकोण में क्या, तो धर्म की इंटेंसिटी बढ़ गई, वो इंटेंसिफाई हो गया, है ना। तो त्रिकोण में गया वो बहुत बढ़िया, तो केंद्र में गया केंद्रीय प्रभाव, त्रिकोण में गया तो त्रिकोण प्रभाव, यानी अपने स्थान से त्रिकोण में जाके भी ग्रह अपनी लगन को या जिस भाव का स्वामी है उसको बलवान करता है। राइट, फिर बात आती है कि अपने स्थान से द्वितीय गया तो वो धन उत्पन्न करता है, लेकिन साथ ही मारक भी होता है, ये भी हम जानते हैं। तो धन द्वितीय भाव में वो धन हो गया, तो द्वितीय भाव उसका धन है। अब धन की क्या स्थिति रहेगी, वो 11th हाउस में गया तो हमेशा लाभ उत्पन्न करता है, अपने भाव को लाभ उत्पन्न करेगा, क्यों, अपने से 11वां गया, अब 11वां गया तो उसको लाभ उत्पन्न करेगा। हालांकि वो रिश्तों में और दैहिक सुख में कमी करेगा, वो मैं बहुत आगे की बात है, पर वो उसको लाभ उत्पन्न करेगा। राइट, अब वो ग्रह अगर छठा चला गया, 8वां चला गया और 12वां चला गया तो वो हानि करेगा, अपने स्थान की हानि करेगा। हम मानते हैं ना कि भाई हमारी लगन से 6 8 12 भाव अशुभ स्थान है। तीसरा भाव ऑब्स्टेकल्स देता है, लेकिन ये पराक्रम भी देता है और ऑब्स्टेकल्स भी देता है। तो थर्ड का जो सब विश्लेषण है वो आपको बहुत सोच समझ के करना है। थर्ड का जो विश्लेषण है कि वो वैसे तो पापत्व लिया हुआ है, लेकिन पराक्रम के बिना तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। पापी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें आदमी को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी साहस वीरता, अपना जोर जुनून, अपनी ताकत का वो उसको
प्रयोग करना पड़ता है तो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती है ना, उनसे ओवरकम करना पड़ता है, तो और पराक्रम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए थर्ड हाउस का, तो थर्ड हाउस पराक्रम के लिए प्रेरित करता है, मैं आपको बता चुका हूँ ये। तो इस तरह से हमको ये चीज देखनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। क्लियर, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, राइट। एक चीज और बता देता हूँ जो आप मस्तिष्क में अभी से बिठा दें, कि अशुभ स्थान का स्वामी अपने स्थान से अशुभ जाने पर शुभ उत्पन्न करता है, यानी विष विष को मारता है। शास्त्र में कहा गया है कि अमृत जितना ज्यादा और जितना प्रभावी और गाढ़ा हो उतना उत्तम, विष जितना कम कम प्रभावी हो उतना उत्तम। तो विष स्थान का स्वामी माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 ही होता है। तो विष स्थान पे गया हुआ अपने स्थान से अशुभ स्थान का स्वामी अशुभ पे जाकर अशुभ को उत्पन्न खत्म करके शुभ को उत्पन्न करता है, यानी कि बुरे का बुरा शुभ बनता है, राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब जैसे ये लग्नेश मंगल है, ये लग्नेश मंगल है। अब मंगल यहाँ ही बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया, स्वराशि का हो गया, इससे बढ़िया कोई स्थान ही नहीं होता, है ना। अपने भाव में बैठे हुए हैं और ही बहुत ही बढ़िया है, तो पूर्ण रूप से बलवान हो गए। अब मंगल यहाँ बैठे हैं तो अपने स्थान से द्वितीय है, इस स्थान से द्वितीय में गए, तो इस स्थान के लिए धन उत्पन्न करेंगे, कुटुंब उत्पन्न करेंगे। इसके लिए धन जो द्वितीय से संबंधित चीजें वो उत्पन्न करेंगे, राइट। तो वो भी ठीक कहेंगे। अब यहाँ का स्वामी होकर मंगल यहाँ आ गया तो अपने स्थान से तृतीय आ गया, तृतीय स्थान को पापी स्थान कहा गया, तो इसके व्यक्तित्व को खत्म कम करेगा, इसको हानि करेगा, इसको ऑब्स्टेकल्स देंगे, इसको बाधाएं देंगे, चीजें देरी से होंगी, रुकावट और बाधाओं के साथ होंगी, है ना। और पापी हो गए तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ये तीसरा जाकर, लेकिन क्योंकि मंगल है, लग्नेश होकर यहाँ गया है तो छोटा भाई जरूर उत्पन्न होगा, चलो वो आगे की बात है। अब यही मंगल यहाँ आ गए, नीच होने पर भी इसको लाभ करेंगे, इसके सुख बढ़ाएंगे। यहाँ आ गए तो और अत्यंत सुख, निर्विरोध नहीं होगा व्यक्ति। अब ये मंगल यहाँ आ जाते हैं तो हमने पढ़ा है कि पाप ग्रह 3, 6, 8, 12 में अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ बात अलग होगी, ये मंगल है ना इस लगन की हानि करेंगे, क्योंकि ये इस स्थान से छठे हैं, इस स्थान से छठे हैं, तो इसकी हानि करेंगे। तो लग्नेश होकर मंगल अगर छठे में आता है तो ये शुभ नहीं है, और अगर कहीं बलहीन होकर आ गया तो और ही मामला गड़बड़। अब ये मंगल यहाँ आते हैं तो ठीक है, मंगल बनाते हैं, लेकिन वो आगे की बातें। अब यही मंगल अगर अष्टम में चले गए तो व्यक्ति हमेशा जो है ना भय, अपमान, कलेश, कष्ट वही पाता रहेगा, ठीक है ना। अब लेकिन मेष, चूंकि यहाँ पे मेष राशि में स्वयं की राशि में आते हैं तो यहाँ पे व्यक्ति है ना मिस्टिक हो जाता है, मिस्टीरियस हो जाता है, मिस्टिक हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, सेल्फ इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द एक्सेलमेंट इन द लाइफ, ही वांट्स टू एक्सप्लोर द न्यू होराइजन्स, गहराइयों में घूमता है और विलक्षण चीजों को, वो एक एक्सेप्शनल है ना। लेकिन कोई अन्य ग्रह आएगा तो अपने स्थान से स्तंभ आकर इसकी हानि करेगा। अब नवम आएगा तो बहुत श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, और दसम आएगा तो कहने ही क्या, और 11वां आएगा तो लाभ की उत्पत्ति करेगा ही इसको। लेकिन 12वां जाएगा तो लगन का व्यय करेगा, यानी कि व्यक्ति का घर छूट जाएगा, व्यक्ति प्रदेश जाएगा, है ना। ये चीज को आप अभी से दिमाग रख लो, इसको बस विस्तृत रूप से मैं अन्य क्लास में और अच्छी तरह समझाऊंगा, राइट। क्या क्लियर हुआ ये सर? थोड़ा? हाँ सर, ये शरीर में भी बोलिए। व्यय करेगा क्या? अगर 12वां गया हुआ, अगर कोई लग्नेश 12वां जाता है तो मतलब जो भी लगन का, कार्य। लगन का अगर व्यय होगा तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, हाँ, और जितने भी। लगन में क्षीणता करेगा, हाँ लगन में हाँ। क्षीणता करेगा, लगन में चिंता करेगा, आदमी का जो है ना मन मस्तिष्क स्थिर नहीं रहेगा, भटकाव आता रहेगा, स्थिरता, और खुद के जीवन में भी स्थिरता नहीं रहेगी, बहुत सारे उसको यात्राएं करनी पड़ेगी, और घर छूट जाएगा, घर छूट के वो विदेश जाएगा, या अगर शुभ ग्रह है तो देश में ही कहीं अन्यत्र जाएगा, और पाप ग्रह है तो विदेश जेल जाएगा, में। देश छूट जाएगा, है ना। जेल यस। भी यहाँ से बनती है, कहीं जाकर एकांतवासी हो जाएगा, कोई आश्रम में चला जाएगा, तो वो बात की बात है ना, ओके सर। उसको करेंगे अपन धीरे धीरे, है ना, राइट। तो मैंने ये जो बात बताई आपके समझ में आई, मैंने कुछ बोला ये? हेलो, कोई नए नए कोई बताएंगे?
हेलो सुधीर जी, हेलो हाँ सर, समझ में आ सुधीर जी रही है। नहीं आ हाँ रही है? सर हाँ सर, नमस्कार। ओके सेठी जी देखिए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज। सर है ना, ये लग्नेश को ये 3, 6, 8, 12 वाला वापस बताएं सर, यही सबसे हाँ इम्पोर्टेंट। बाकी तो सब हाँ सही होता ही है, अच्छा हाँ होता है, योग कारक होता है। हाँ, देखिए तो ये लग्नेश, चीज जो हम लोग कंफ्यूजन करता है, ये करता हाँ है। हाँ हाँ, चलो मैं 2 लाइन में सम्मत करता हूँ इसको। लग्नेश सर्वबली है, लग्नेश सर्वोत्तम है, सर्वज्ञ है, सार्वभौम राजा है। वही इस कुंडली का मालिक है, वही इसके लाभ और सुख को प्राप्त करने वाला है, वही सब कुछ है। अगर वह बलवान होकर जिस भी भाव में जाएगा उसमें शुभ ही उत्पन्न करेगा। लग्नेश बलवान होकर अगर किसी भी भाव में जाएगा तो शुभ ही उत्पन्न करेगा। अगर जिस भाव में जा रहा है उसका स्वामी बलवान है और लग्नेश कमजोर है तो वह लग्नेश उसके वशीभूत हो जाएगा। कि मान लीजिए लग्नेश छठे भाव में गया, रोगेश बलवान है, रोगेश बलवान से मतलब पापी होकर पापत्व को ज्यादा प्राप्त किया हुआ है। यहाँ देखिए बलवान शब्द मेरा जो कभी भी यूज करूं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। मेरा पापत्व और बलहीनता ही पापत्व को बढ़ाती है। ग्रह बलवान होता है और शुभ होता है, या पापी है और बलवान हो गया तो उसका पापत्व कम होता है। मेरा यहाँ है कि वो ग्रह जो छठे भाव का स्वामी है वो बलहीन भी हो और पापी भी हो, यानी उसका पापत्व और बलहीनता इतनी ज्यादा हो कि वो तो रोग देके ही छोड़ेगा, वो तो मानेगा ही नहीं रोग दिए हुए। और फिर लगने सो आकर बैठ गया और मान लीजिए कहीं खुदा न खास्ता वो नीच हो गया या किसी और पाप ग्रह से ग्रस्त हो गया, पाप ग्रह से युक्त हो गया, राशि संधि पर हो गया, वट एवर जितनी भी कंडीशन है, तो वह उन रोगों को प्राप्त कर लेगा, शत्रुओं से हारेगा और ऋणों में फंसा रहेगा। भय अपमान क्लेश की हमेशा स्थिति बनी रहेगी। लेकिन वही वही अगर बलवान होकर आ गया तो वो व्यक्ति शत्रुहंता योग बनाएगा, शत्रुओं को मारेगा, कभी ऋण नहीं होगा, है ना, और रोग कभी नहीं होगा। ये तो हेलो, तो इस प्रकार ही अष्टम भाव में और इसी प्रकार 12th हाउस में। तो किस कंडीशन में गया, तो लग्नेश का जो एनालिसिस है, जो प्रिडिक्टिव है, प्रिडिक्शन है, थोड़ा अलग प्रकार से है, अन्य का अलग प्रकार से है। तो लग्नेश तो क्या है, सार्वभौम राजा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये अब जब उस पे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कपिल जी बोलिए। सर अभी आपने बताया कि लग्नेश 6, 8, 12 में जाके थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वो वहां के मतलब प्रभाव को कम करता है और खुद के फल नहीं दे पाता ज्यादा। सभी ग्रहों पे लागू होता है वैसे ही, मैं लग्नेश की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बताया। नहीं नहीं सर, आपने पहले क्लास में बताया था ना कि 6, 8, 12 में जाके ग्रह अगर शुभ है, यस, हाँ, लग्नेश यू आर राइट, तो शुभ हाँ होता है। यू आर राइट, बिल्कुल 6, 8, 12 के हाँ, प्रभाव को कम करने की कोशिश करता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल अपना फल बिल्कुल। मैंने थोड़ा कम दे पाता है। लग्नेश के संबंध में बात अलग है, अन्य भावों के संबंध में अलग है। जी लग्नेश अगर बलवान होकर 6, 8, 12 में जाता है तो 6, 8, 12 को भी शुभ में बदल देता है। इवन उसमें 6, 8, 12 का गोचर भी शुभ हो जाता है, उसका गोचर भी शुभ हो जाता है, उसकी दशा भी शुभ हो जाएगी, क्योंकि वो उसको बदल देगा पूरा, क्योंकि वो बलवान होकर गया है, शुभ होकर गया है। तो उस पूरे पापत्व को तो वहां खत्म करेगा और शुभत्व को उत्पन्न करेगा, है ना। वात पित्त कफ जिससे संबंधित है उस संबंधित रोग अवश्य वो देगा, पर वो क्योरेबल होगा। सर लेकिन इसी में अगर इसी में सर ये हाँ, पूछा, अगर लग्नेश छठे भाव में चला गया और छठे भाव का हाँ, स्वामी लगन भाव में चला गया, एक्सचेंज हो गया, तो हाँ, अब बलवान ये कौन है, कैसे? ये दैन्य योग हो गया, ये दैन्य योग हो गया। इसमें बलवान के 24 पैरामीटर हैं जो मैंने आपको शायद बताए, उनको आप ओके सर। स्थापित करें। वो 24 पैरामीटर बताएंगे कि हु इज मोर स्ट्रेंथ, हु हैज द मोर स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है, वो उसको प्रभावित करेगा। शास्त्र में क्या कहा गया है कि शुभ स्थानों के स्वामी बलवान हो और अशुभ स्थानों के स्वामी बलहीन हो। बलहीन हो, बलहीन से मतलब मेरा आशय ये है कि वैसे बलहीन नहीं, यानी उनमें शुभत्व आ जाए, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो ऐसी कुंडली बहुत बलवान होती है। कहने का आशय है कि 6, 8, 12 3, 6, 8, 12 के स्वामियों को शुभत्व प्राप्त हो जाए और उन वो बल को प्राप्त करके और शुभत्व को बढ़ा दे, या पापत्व उनका कम हो जाए और
शुभ स्थानों के स्वामी शुभ हो जाए और बलवान भी हो जाए, और तो वो बहुत अच्छा, वो कुंडली बहुत बलवान हो जाती है। मंत्रेश्वर महाराज ने फल दीपिका में कहा है कि अगर शुभ स्थानों के स्वामी बलवान होकर 6-8-12 में जाते हैं तो शुभत्व को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं कि 6-8-12 के स्वामी अगर शुभ हो, बलवान हो, है ना, तो उनकी दशा अंतरदशा में भी रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रु पे विजय प्राप्त होती है और आदमी ऋण मुक्त होता है। अष्टम भाव से संबंध हो तो आयु पे विजय प्राप्त करता है, मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है, अजय, और वो दीर्घायु हो जाता है। 12वें भाव में जाकर दिव्य चीजों को प्राप्त करता है, उसकी जो परचेजिंग पावर बहुत बढ़ जाती है और प्लेजर ऑफ एवरीथिंग वो अचीव करता है। तो ये फल दीपिका में, तो वो मैं आगे का पार्ट है वो आगे बताऊंगा, थोड़ा और इसको एलोबरेटली अपन डिस्कस करेंगे और बहुत विस्तृत करेंगे, राइट? ठीक है कपिल जी? जी हेलो? सर। जी सर। है ना, ये क्या थोड़ा सा अभी कुछ अपने साथ क्या है, इनिशियल लेवल पे भी आया है, तो थोड़ा सा अभी अपन धरातल को बहुत मजबूत कर रहे हैं, नींव को कर रहे हैं, है ना। नव, अब मैंने बात करता हूँ सूर्य नवम भाव, इसमें लगने दो टाइम लगे, अपने पास बहुत टाइम है, अपन सॉलिड बढ़ाएंगे चीजें। नवम भाव, अब नवम भाव जो है हम जानते हैं धर्म का भाव है, अध्यात्म का भाव है, आत्मिकता का भाव है, महात्मन का भाव है, गुरु का भाव है ना, श्रेष्ठता का भाव है, निष्ठा का भाव है, तीर्थ यात्राओं का भाव है, आत्मोत्कर्ष का भाव है, भाग्य का भाव है, एवरीथिंग जो सौभाग्य लाएगी, जो वैभव देगी, जो ऐश्वर्य देगी, द स्पिरिचुअलिज्म का भाव है, जहाँ आपको राज्याभिषेक होता है, जहाँ राज्य में जिसका पार्टिसिपेशन मिलता है, राज्याभिषेक नवम भाव है ना। सिद्धियों का भाव है नवम भाव, सिद्धियों का भाव, डीप लर्निंग, हायर एजुकेशन, like a PhD type, higher education, magnification of the soul, असीम ज्ञान, पिता, है ना। ये सब नवम भाव जितना वर्णन किया जाए उतना, ये जो है भाव आदमी को ब्रह्मांड के रास्ते खोलता है। तो ऐसा भाव जो शुद्ध है, बिल्कुल जो सतोगुणी है, जो अग्नि तत्व है, जिसमें आदमी चाहे जो उत्पन्न कर सकता है, जिसमें उसका मस्तिष्क बसता है ना, राइटिंग पावर, लर्निंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, डिलीवरिंग पावर, इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, है ना, वो भाव नवम भाव है। बहुत सारे जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ नवम भाव से क्या क्या चीजें आती है, वो सब नवम भाव से है। तो नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य अति शुभ, क्योंकि उसको गुरु का सागिन्य मिलता है, गुरु भाव में बैठा हुआ है, तो आदमी है ना वो बहुत अपनी आत्मा को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा सकता है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, राजकीय प्रभाव होता है उसको, और यहाँ कहा गया है कि वो राजनीति में भी बहुत सफल होता है ना, राजनीति में बहुत सफल होता है। तो नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य बहुत बलवान। अब नवम भाव में विभिन्न राशियों में, अब नवम भाव में काल पुरुष की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो पंचमेश होकर आया, अत्यंत शुभ, एक त्रिकोण का स्वामी एक त्रिकोण में आ गया, अत्यंत शुभ हो गया। अब मान लीजिए कुंडली मेरी कोई कुंडली है और इस कुंडली में सिंह राशि मेरे छठे भाव में है। अब यहाँ का स्वामी होकर सूर्य यहाँ आया, जो मैंने अभी बताया आपको, तो चूंकि वो सस्टेस है तो नवम भाव में उतना शुभ उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इतना शुभ उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अगर राशि वाइज भी मैं बात करूं तो वो वृश्चिक राशि का हुआ, वह वृश्चिक राशि का हुआ, मित्र की राशि, हालांकि जहां वो मैंने बताया डेप्थ वगैरह मिलती है, लेकिन चूंकि वो सस्टेस है। अब लेकिन इस गुरु को, इस सूर्य को अगर गुरु का संबंध मिल गया तो ये बहुत अच्छा शुभ करेगा। ऐसा आदमी ऋण लेकर बिल्डिंगें बनाता रहे, है ना, ऋण लेकर कितना भी बड़ा काम कर दे, ऋण रुकेगा ही नहीं उसके ऊपर। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये शुभत्व और पापत्व। अब यही अगर मान लीजिए शनि से दृष्ट हो जाए, यही सूर्य शनि से ग्रस्त हो जाए, तो ऐसा आदमी जिंदगी भर उसके आत्मा है ना शत्रु से लड़ने में, ऋणों को चुकाने में और रोगों से लड़ाई करते हुए निकल जाएगी। समझ गए ना आप? इस प्रकार तो किस भाव का स्वामी होकर किस में गया, ये प्रभाव है, राइट। तो अब ये विभिन्न राशियों में क्या परिणाम प्राप्त करेगा? मेष राशि में बहुत उत्तम,
वृषभ में कैसा रहेगा, मिथुन में कैसा रहेगा, ये आपको एक एक भाव पे स्थापित करके देखना पड़ेगा। तो जो इसके स्वयं के कारकत्व हैं, नवम भाव के इतने समृद्ध कारकत्व और सूर्य के स्वयं के समृद्ध कारकत्व दोनों मिलते हैं, तो यहाँ सूर्य अत्यधिक बलवान हो जाते हैं, अत्यधिक शुभकारी हो जाते हैं, सतोगुणी है स्वयं, है ना, प्रकाशमान कर देते हैं नवम भाव को। तो जिसका आदमी का एनजीओ का कार्य हो वो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, जन कल्याण के कार्य कर रहा हो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, दान दक्षिणा लेने देने के काम कर रहा हो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है ना। ऐसे आदमी से अगर कोई बीमार हो और किसी का नवम में सूर्य बलवान होकर बैठा हो, अगर उच्च का हो तो कहने ही क्या, और धनु राशि का हो तो बहुत बढ़िया, और बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे आदमी से दवा दिला दो आप किसी व्यक्ति को, तो वो अमृत का कार्य करता है, वो आदमी मरेगा नहीं। ये विलक्षण बात है। जिन डॉक्टरों के नवम भाव में बलवान सूर्य होता है वो इतने गजब के फिजिशियन होते हैं। आपने कई कंपाउंडरों के नाम सुने होंगे यार, वो पर्ची पे कुछ भी पानी में दे देता था तो लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ चलते फिरते भी कईयों को सुना होगा यार, उसने वो बताया, उसको लेने से वो आदमी ठीक हो गया। तो ऐसा प्रभाव देते हैं यहाँ सूर्य स्वयं अमरता के कारक हैं, है ना? तो ये इस प्रकार से आप अपन को विवेचन करना पड़ेगा। तो नवम भाव में विभिन्न राशियों में, है ना, वो क्या परिणाम देंगे वो आपको एक एक करके आप लिखो, एक एक को लिखो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मकर राशि पकड़ता हूँ। अब मकर राशि है ना, कठोर मेहनत कराती है, दरिद्रता है, जहाँ कीचड़ है, जहाँ दरिद्रता है, जहाँ अभिशाप है, जहाँ गरीबी है, जहाँ रोग है, जहाँ कठोर मेहनत है, आराम नहीं है, जहाँ गंदगी है ना, जो बिल्कुल व्यावान है, वहां पे सूर्य देव कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। तो जो सूर्य यहाँ इतना टॉप के हो गए, अगर वो मकर राशि के हैं तो उनके सुबत्व में कमी हो ही जाएगी, है ना। कठोर मेहनत करेगा व्यक्ति, किसके लिए, अपने आत्मिक कार्यों को, जो कि महात्मन से संबंधित है, जो कि पढ़ाई से संबंधित है, जो कि गुण से संबंधित है, राज सिंहासन से संबंधित है। नौकरी भी प्राप्त होगी तो छोटी प्राप्त होगी, पिता को कलेश रहेगा हमेशा, या पिता से लाभ नहीं प्राप्त होगा, है ना, होगा तो बहुत तुच्छ मात्र होगा। तो वो सब चीजें अपन को ग्रह वो किस राशि में बैठा, उस राशि के स्वामी और उस राशि के कारकत्वों से भी अपन को सिंक्रोनाइज करनी पड़ेगी। धीरे धीरे हम ये आदत डालेंगे, हमको बहुत आनंद आएगा, है ना। इसमें एक और एस्पेक्ट है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। राइट, इज इट क्लियर? कोई कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर आपने ये कैसे पकड़ा कि इसमें मतलब अगर अपन दवाई देते हैं तो वो मतलब अमृत का कार्य करेगी, वो लॉजिक या रीजन क्या था इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। ये जो भाव है ना, सूर्य स्वयं अमरता के कारक है, दवाई के कारक है ना, ये आयुष के कारक है। धनु राशि जो है, धनु राशि जो है वो उसके स्वामी गुरु हैं, जो स्वयं फिजिशियन है, जो स्वयं दवा है। बृहस्पति जो ना दवा है, तो स्वयं दवा है। नवम भाव हीलिंग का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। नवम भाव से बड़ा सुबह तो कहीं नहीं है, जहाँ देव कृपा रहती है, जहाँ देव कृपा रहती है, जहाँ भगवान स्वयं बसते हैं। भगवान का मंदिर भी नवम भाव में कहा गया है, भगवान का निवास भी नवम भाव में कहा गया है। तृतीय उसका सपोर्टिंग हाउस है, तो भगवान का निवास भी वहां कहा गया है। यहाँ शुभ ही शुभ है, यहाँ अमृत ही अमृत है, क्योंकि 1-5-9 में सबसे बलवान नवम भाव है। तो वहां सूर्य बैठ के जो स्वयं अमरता के कारक है, स्वयं अमृत तो लिए हुए हैं, स्वयं ठीक करने वाले हैं, और उसके बाद वो ऐसी राशि नवम भाव में आ गए तो और बलवान हो गए। फिर कालपुरुष की कुंडली में नवम राशि है, और बलवान हो गए, और फिर उस पर गुरु की ओर दृष्टि आ गई, गुरु की ओर दृष्टि आ गई। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई दवा तो अमृत है। सर गुरु के जगह अगर शुक्र हो तो क्या वो ही सेम परिणाम करेंगे, क्योंकि शुक्र भी संजीवनी? हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट, ओके सर, यू आर राइट। संजीवनी जो शुक्र है वो भी दवा की एक हाईएस्ट क्वालिटी को बताते हैं, लेकिन शुक्र को जो है ना फिजिशियन नहीं कहा गया है। शुक्र संजीवनी के कारक जरूर है ना, लेकिन जो दवा जिनके क्षेत्र में वो बृहस्पति है। पर ठीक है, आप सही करो, उसका भी प्रभाव आएगा, यू आर राइट आल्सो।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात पकड़ी आपने, राइट। एनीवन एल्स, कोई कुछ और पूछना चाहेगा? यहाँ पे व्यक्ति आत्मिक कार्य करता है, जो है ना एक अलग ही लेवल के होते हैं, अलग ही उच्चता लिए होते हैं, अलग ही आध्यात्म का एक अलग लेवल होता है ना। यहाँ पे अगर सूर्य किसी के गुरु से प्रभावित हो जाए, केतु से प्रभावित हो जाए, तो वो व्यक्ति आत्मोत्कर्ष के चरमता को प्राप्त करता है, बहुत श्रेष्ठ। कोई और कुछ पूछना चाहेंगे इस संबंध में, कुछ बताना चाहेंगे? किसके नवम भाव में सूर्य है, कोई बताएगा? सर हम में से मेरे किसी के है नवम भाव में मेरे सूर्य? है सर, सोनिया मेरे है सर। ओह, दैट इज और ब्लेसिंग, सर गुरु साथ में बैठा है उसमें, सूर्य वेरी के। गुड। सोनिया जी, आप अभी बहुत अर्ली एज में हो, गुरु सूर्य का योग नवम भाव में होना, इट्स मींस यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। आप जो जिंदगी में सोच लोगे ना, कौन सा लगन है आपका? मीन। मीन लगन है। आप जो जिंदगी में सोच लोगे ना, जो भी सोच लोगे, और मीन राशि वृश्चिक राशि के हैं तो और ही गहराई आ गई, जो सोच लोगे जो वो पालोगे, बस सिर्फ सोच के चलने की देरी है। इतना बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो गुरु हैं वो आप देखिए नवी और लगन के स्वामी हो गए, तो परम योगकारी हो गए। अपनी लगन को और देखते हैं और भी योगकारी हो गए। सूर्य मीन राशि में सस्टेस होता है, तो ऐसा व्यक्ति है ना साक्षात वो हो गया। अब इनको क्या जिंदगी में जो कार्य करने हैं ना, वो उस तरह से स्थापित करने हैं कि छठे भाव से रिलेटेड अगर ये कार्य कर लेंगे तो जिंदगी भर आनंद को पाएंगे, क्योंकि कर्मेश भी है गुरु। तो छठे भाव से यानी रोगों को रोग से मुक्ति दिलाएं, रोग ऋणों से मुक्ति दिलाएं, लोगों के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग अपनाएं, लोगों को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जाने का मार्ग अपनाएं। बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। शी इज आल्सो ए वेरी गुड टीचर एंड बैंकर। बैंकिंग का कार्य भी बहुत श्रेष्ठ है, तो बैंकिंग में अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, है ना। अन्यथा तो मैं तो कहता हूँ सच टाइप ऑफ मीन राशि जो है वो likes the priest, like the teachers, likes the excelment, enlightenment of, and determined to get the renunciation, salvation, है ना। त्याग की राशि है, इतना बढ़िया योग, गुड, वेरी गुड, बहुत ही जोरदार, गजब। सर मैं एजुकेशनल काउंसलर ही हूँ। यस, तो यू आपकी जो काउंसलिंग है वो लाइक ए मेडिसिन, लाइक ए नेक्टर, एलेक्सिया, थैंक यू। मतलब लाइक ए नेक्टर, लाइक ए एलेक्सिया। यू कैन हील अ पर्सन थ्रू योर वॉइस। मतलब आप अपनी वाणी से ही ठीक कर सकते हो। अगर आप किसी के हाथ पे सिर फेर दोगे, उसको वैसे ही बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, कीप गोइंग, बहुत बढ़िया काम किया, है ना। तो नाउ किसी का कोई डाउट हो तो पूछे। देखिए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि क्लासों को एंजॉय करो। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा एंजॉयमेंट नहीं हो रहा, थोड़ा सा स्ट्रेस सा महसूस करते हैं हम। हाँ बताइए सर। यहाँ पर जैसे इनका लग्नेश नवम भाव में है, अपनी खुद की राशि है ना, बहुत अच्छी जगह पर है, शुभ ग्रह बहुत अच्छी जगह पर है। अभी अगर वो सूर्य से अस्त हो जाते, अभी वो अस्त नहीं है ना, दूरी है इनमें शायद, तो अगर वो तो फिर परिणाम थोड़े अलग होते हैं। हाँ, तो वो मैंने आपको बताया ना, प्रवज्जा बनती है। मैंने आपको एक बहुत गुड रहस्य की बात बताई, जो मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि ग्रह किस अवस्था में सूर्य के साथ जाकर अस्त हुआ। उसने अपनी शक्ति सूर्य को दी, तो सूर्य गुरु का कार्य करेंगे। तो ये प्रवज्जा में पाराशर जी भगवान ने बहुत अच्छा समझाया है, जिसको मैं आपको लेटर समझाऊंगा। ये सत्य है कि ग्रह जो है वो अस्त होने के बाद अपने प्रभाव को, यानी कि जो हमने बलवान और बलहीनता की जो कैलकुलेशन करते हैं, तो बलहीनता को प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वही जब प्रवज्जा यानी सूर्य के साथ जाकर अपनी एनर्जी को इस प्रकार से सूर्य को अर्जित करता है, अर्पित करता है, तो वह बल को भी प्राप्त हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ये थोड़ा सा, ये सब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये अस्त है तो इनको उसको बलवान करना चाहिए, और इनको तो गुरु को तो वैसे ही बलवान करना चाहिए।
गुरु को वैसे ही बलवान करना चाहिए। जितने गुरु बलवान होंगे उतने सूर्य बलवान होंगे, उतनी ये कुंडली बलवान हो जाएगी। आप देखिए सर, कितनी जोरदार बात है। सर ये बात सत्य है क्या कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर कोई ग्रह बहुत बलवान है तो उसको और ज्यादा बलवान नहीं करना चाहिए, मतलब ये सुनी सुनाई बातें ही, क्या ये सत्य है? बलवान, देखो वो मैं आपको बात बताऊं, बलवान शब्द जो है ना, सुबत्व और पापत्व के परिप्रेक्ष्य में है। अगर पापी ग्रह ऑलरेडी बलवान है, पापी ग्रह ऑलरेडी बना बलवान है, तो उसका पापत्व खत्म हो गया, उसको बलवान करने की क्या जरूरत है। लेकिन मंत्र से, पूजा से, पाठ से, देव आराधना से, यंत्र से, है ना, औषधि से तो लाभ ही होता है। तो गुरु का तो जितना बलवान हो, शुभ ग्रह है जितने बलवान हो, और लग्नेश का तो जितना बलवान हो उतना उत्तम। लग्नेश तो मैंने बताया ना, सर्वभौम राजा है, सार्वभौमिक है, पूरी कुंडली का मालिक है ना, वो तो जितना बलवान हो उतना अच्छा। कोई भी हो, चाहे पापी हो चाहे शुभ ग्रह हो, लग्नेश को तो बलवान करना ही चाहिए। ही इज इनफैक्ट ए रूलर, ही इज ए किंग, ही इज किंग ऑफ दिस हॉरोस्कोप, राइट। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए आप, एक भाव, दो भाव, तीन भाव, तीन भाव तो गुरु के क्षेत्र में ऐसे आ गए। फिर गुरुदेव की दृष्टि, चार भाव, पांच भाव, एक दो तीन चार पांच, जीवन के महत्वपूर्ण पांच भावों को प्रभावित कर दिया। अब ये सूर्य चूंकि इतने सुबत्तों को प्राप्त हो गए तो ये छठे का भी शुभ परिणाम देंगे, ये छठे का भी शुभ परिणाम देंगे। ये फिर शास्त्र में कहा गया है कि गुरुदेव को जो दृष्टियां प्राप्त है वो अमृत बरसाती है। अब आप सोचो कि तीसरा, पांचवा, इन पे संबंध होना कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कीप गोइंग, डीप लर्निंग, और गहराई से सीखो चीजों को, और जितना गहरा उतरोगे, जितना ज्यादा चीजों को खोजोगे, उतना बलवान हो, वो उतना लाभ होगा, है ना, बड़ा मुकाम तक हो। राइट, राइट सर कपिल जी। हाँ सर एक डाउट जी था। सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपने बताया मेष लगन की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य बैठा है, तो आपने जो प्रभाव बताया उसके, वो सारे अगर सूर्य की दृष्टि हो अष्टम भाव पर वही मेष लगन कुंडली तो भी आएंगे, या हाँ खाली वो बैठा बिल्कुल होगा तो ही बिल्कुल, आएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल दृष्टि के भी प्रभाव आए। तो शास्त्र में कहा गया है कि दृष्टि भी उतना ही, उससे भी ज्यादा प्रभाव देती है जितनी युक्ति से देती है, बराबर का प्रभाव मानवा, है ना। ओके सर। ग्रह जो है, हाँ, वो थोड़ा आगे लूंगा मैं, है ना? ओके उसमें सर। और सारी बहुत सारी चीजें हैं कि ग्रह जिस भाव का स्वामी हो उससे ज्यादा बलवान होता है जिस भाव में बैठता है, और उससे भी बलवान होता है जब जिसके साथ बैठता है, तो आगे लूंगा मैं आपको, है ना। ओके राइट, सर। दसम भाव सूर्य, दसम भाव सूर्य शानदार, शानदार दिग्बली होता है, सूर्य का सबसे प्रिय स्थान है। यहाँ सूर्य हमेशा कर्मशील रहता है और आत्मोत्कर्ष के लिए, यानी अपने कार्य में हमेशा कार्यशील रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक्टिव मिलेगा, अपने मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, है ना, आगम प्राप्ति सिद्धि के लिए, और लोकप्रियता के लिए, उच्च उच्च राजकीय पदों की प्राप्ति के लिए हमेशा वो एक्टिव रहेगा, हमेशा। क्यों? क्योंकि केंद्र में मैंने आपको बताया था, पाप राशि अपने पापत्व को छोड़ देती है। तो यहाँ पे जो मेष राशि है, सॉरी, मकर राशि अपने पापत्व को छोड़ देती है, तो यहाँ सूर्य अपना बलवान प्रभाव देके ही देंगे, है ना। तो ये बहुत उत्तम। तो दसम भाव से क्या क्या देखते हैं हम? कुछ प्रतिष्ठा हम देखते हैं, प्रसिद्धि देखते हैं, यश, है ना, जीत हम यहाँ से देखते हैं। आगम, यानी आगम का मतलब होता है वेद वेदांतों का ज्ञान होना, ज्ञान विज्ञान हम यहाँ से देखते हैं। नभो यात्रा यहाँ से देखते हैं, इंद्र जितेंद्रियता यहाँ से देखते हैं, प्रवज्जा यहाँ से देखते हैं, है ना। यहाँ से पिता को देखते हैं, यहाँ से प्रदेश गमन को देखते हैं, नभो यात्रा को देखते हैं, यहाँ से प्रकाश को देखते हैं, यहाँ से आपका जो खेती बाड़ी को भी देखा जाता है। ऐसे बहुत, यहाँ से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते हैं, एसेंशियलिटी देखते हैं, डेवलपमेंट स्किल्स देखते हैं, एसेंशियलिटीज फॉर डेवलपमेंट देखते हैं, है ना। वो सब दसम भाव से आती है, जो मैं आपको पहले बता चुका। तो वहां पे बैठा हुआ सूर्य बहुत उत्तम फल देते हैं, अपने राशि के अकॉर्डिंग उन फलों को उत्पन्न करेंगे। और काल पुरुष की कुंडली में चूंकि ये पंचम भाव के स्वामी हो गए, तो केंद्र त्रिकोण संबंध हो गया, तो और श्रेष्ठ हो जाता है ना। लेकिन अपने स्थान से छटा जाता है, अपने स्थान से छटा जाता है, तो ये संतान के लिए उत्तम नहीं है, संतान को शुभ नहीं करेगा। राइट, संतान को शुभ नहीं करेगा, पंचम भाव के लिए बहुत शुभ नहीं हुआ।
यानी कि ऐसे व्यक्ति का पंचम आत्मबल है ना वो वीक होता रहेगा, जबकि ये स्वयं आत्मा के कारण है, लेकिन पंचम भाव को कमजोर कर देंगे क्योंकि अपने पंचम भाव की हानि करेंगे। लेकिन ये एक्सेप्शंस में सिर्फ रिलेशन को हानि करते हैं, क्योंकि यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठा है तो उसको ताकत तो मिलती है, तो अपने भाव को तो संभालेगा, अपने भाव को तो संभालेगा, लेकिन रिश्तों का तो अवश्य नाश होगा, ये लिखा है शास्त्रों में, राइट। तो विभिन्न राशियों में आप स्थापित करें और इसका परिणाम देखने की कोशिश करें। किसके दसम भाव में सूर्य है? हेलो, सर मेरे है। आपके है शिवाली, वेरी गुड। आपका लगन कौन सा है? सर मेरा कर्क लग्न है। कर्क लगन है, तो पहली राशि, ओहो बहुत बढ़िया। उच्च के सूर्य हैं आपके लगन में, दसम भाव में। जी सर। तो उच्च राज की योग लिखा के लाए हो आप। मंगल कहाँ है आपके? सर लग्न में है नीच का। कोई बात नहीं, नीच भंग हो रहा है ना, खुद लगन में बैठा हुआ मंगल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। तो दसम का सूर्य उच्च का हो तो उच्च राज के पद प्राप्त कर सकता है व्यक्ति।